हाँ ये रिकॉर्ड हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अभी मैं आपके सामने उसको खोलता हूँ। तो पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। वर्क ऑर्डर निकाला और बिल ऑफ क्वांटिटीज निकाली। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसे है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं एज ए सिविल इंजीनियर हूँ। ये प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डीएचए में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो रहा है। तो ये उसका तकरीबन 664 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने, ज़ाहिर है यहाँ क्या कर रहा है, अंडरग्राउंड जो है केबल बिछा रही है, और जो ट्रांसफार्मर है, स्विचेस है, वो लगाने हैं, और जो पोल, स्ट्रीट लाइट पोल होते हैं, वो लगाने हैं। यहाँ तक तो ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट का फेज 2 है। यानी इस प्रोजेक्ट का एक फेज 1 था जिसमें हमें काम मिला और हमने से किया। उसमें कुछ लिटिगेशन थी। लिटिगेशन होती है कि झगड़े वाली जगह, यानी जो हमें कहते तो है आपके स्कोप में है, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। तो वो लिटिगेशन वाली जगह जो है, उसमें हमें पोजेशन ना मिला ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ कि हम लोग वो उस पे अपना वर्क एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उन्होंने, जब हमारा वो टाइमलाइन खत्म हो गई, तो उन्होंने वो एरियाज जो कि हमारे लिटिगेशन की वजह से हमें नहीं मिल सके, उन्होंने उसका फेज 2 बना दिया। उस फेज 2 में वो क्वांटिटीज रख दी और कहा कि ये काम इन एरिया में आपने करना है। तो फिर उन्होंने उसका एक बीओक्यू बना दिया। अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैप भी दिखाता हूँ। इसका एक मैप रखे हुए हैं मैंने, इसके बनाए थे। ये ये मैं आपको ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मैप देखे ना क्लैरिटी आएगी। थोड़ी सी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, पहली स्क्रीन में आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि ये फेज 1 है और ये फेज 2 है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हम्म, एक मिनट, वो स्लाइड नहीं शो हो रही। हाँ, ये आ गई। अच्छा, आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, ग्रीन एंड ब्लू? जी सर। जी ये सर। जो ये जो ग्रीन है ना, ये हमारा था फेज 1। फेज 1 हमने, असल में ये सारा ही फेज 1 था जो ग्रीन एंड ब्लू था। लेकिन जो हमारे पास ब्लू है, ये हमें एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो हम काम करते करते गए, ये सारे ग्रीन में हमने काम कर लिया। तो जो ब्लू वाला था, ये लिटिगेशन एरिया था। ये कैसे लिटिगेशन एरिया, ये मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये जो काम इसमें ब्लू है, ये फिर उन्होंने कहा कि ये अब आपका फेज 2 है। जैसे यहाँ हमने लेजेंड शो किया हुआ है, ये फेज 2 है। तो हमने फेज 2 में आ गए। अब हम जो फेज 2 में आ गए, इसमें लिटिगेशन थी। उन्होंने कहा हम टाइम ऑफ पैसेज हम इसकी लिटिगेशन खत्म करते जाएंगे, और इसी का उन्होंने बीओक्यू बना दिया। अब हमने इसका प्लान कर रहा था। पहले हमने ओवरऑल प्लान किया, काम इतना हुआ, बाकी काम ना हो सका। फिर उन्होंने एस्टिमेट लगाया, उन्होंने कहा कि इतना काम बच गया है, आपने ये कर रहा है। अब हमने इसका प्लान कर रहा है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आपको अब इसका प्लान, ऐसा प्लान कर रहा है जिसमें लिटिगेशन है। तो अब आप जब इस प्रोजेक्ट पे दोबारा आए, तो फेज 2 में आए, तो उन्होंने हमें ये कहा तो सही एरिया, लेकिन इसमें लिटिगेशन स्टिल थी। तो हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया। हमने कहा हमें, हम देखते हैं इसमें कैसी जो है लिटिगेशन है। तो आपको ये दूसरी शेर नजर आ रही है?
यस सर। कौन से वाली बना? सर ये जिसमें वो बनने में डब्बे बनने में रेड और ब्लू ये नजर वो आ रहा है। जी जी सर। हाँ, अब ये जो एरियाज है रेड वाले, ये लिटिगेशंस है। ये नीचे लिखा हुआ है लिटिगेशन एरिया, यानी जो एरिया क्लाइंट ने हमें नहीं दिया, जिसपे हम अपना वर्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये वो एरिया है। और ये जो ब्लू है ये अवेलेबल एरिया इन फेज 2 है। ठीक है, यानी इन एरियाज में तो हम काम कर सकते हैं, इसमें तो इशू नहीं है। लेकिन जब इन एरियाज में जाते हैं तो ये क्लाइंट DHA ने ये अभी खरीदी नहीं है, और खरीदा नहीं है तो जब अगर हम जाएंगे तो जिनका ये है वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। अब समझ आ गई लिटिगेशन एरिया और अवेलेबल एरिया? जी सर। यस सर। अब ये चीज है। अब इस BOQ में एक इशू है कि जब हम ये काम कर रहे हैं, ये फेज 1 है सारा, ये जो व्हाइट वाला है, इसमें काम कर रहे थे तो हमने सारे का मटेरियल मंगवा लिया। तो इसमें ऐसे हुआ कि सारा मटेरियल तो नहीं लगा, मटेरियल तो बच गया। तो क्या हुआ कि वो मटेरियल जो बच गया, हमने उन्हें बताया कि हमारे पास स्टोर में मटेरियल भी पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस एरिया के लिए आपने इतना नया खरीदना है और जो पड़ा हुआ है आपने वो वाला भी यूज करना है। तो अब मैं आता हूँ इसके BOQ के ऊपर। अब मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करता हूँ BOQ की। ये देखिए, पहले आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझना है, उसके नेचर को समझना है, और फिर आपने उसके BOQ को देखना है। अब यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस अंडरग्राउंड। बैलेंस का मतलब है रिमेनिंग अंडरग्राउंड external electrification works MVLV along with street light system of sector TVXY2 and ETC main phase ADH। ठीक है, तो उसने कहा कि जो आपका वर्क रिमेनिंग रह गया है, आपने उसमें आप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, स्ट्रीट लाइट कर रही है, केबल केबल कर रही है। अब आपकी जो मेन चीजें हैं वो मेन ये बिल है, जो मेन बिल है वो आपके ये वाले हैं। ठीक है, तो इसमें उसने जो डी आइटम की है, उसने कहा बैलेंस वर्क विद अवेलेबल मटेरियल इन एनएलसी स्टोर। तो वो उसने बताया कि आपके पास 13 मिलियन का स्टोर में सामान मौजूद है। और उसने एक ये चीज भी बताई है, आपने सारी चीजों को गौर से देख रहा है। लिखा है एट 17% और इंजीनियर एस्टिमेट रेट एज पर मिनट शीट डेटेड फला, ये 96 मिलियन रुपए उसने कहा है हम आपको अबव दे रहे हैं। ये किससे अबव दे रहे हैं? ये जो फेज 1 के रेट थे, उन्होंने कहा कि आप जो है अपना एक एस्टिमेट ना बनाए, आप उसमें इन्फ्लेशन ना डालें, जो चीजों की प्राइस जो है वो हाई हुई है अब वो ना डाले। तो हम क्या करेंगे, फेज 1 के ही जो रेट है उन पे आपको 17% जो है ज्यादा पे आपको ये हम प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं, जो कि फुल ABCD का 17% बनता है। जब ये इस 567 से मिलेगा, 664 मिलियन बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब इसमें उसने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें ये पहले ए को पढ़ते हैं। ए लिखा है HT यानी हाई टेंशन, एंड LT लो टेंशन आउटडोर पैड माउंटेड इक्विपमेंट। ये हमारे पास पैड पे एक इक्विपमेंट हो गया, यानी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो हम आउटडोर लगाएंगे, यानी घरों के बाहर लगाएंगे DHA के अंदर, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ द यूजेज ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर। दूसरा हम क्या करेंगे, ये केबल सिस्टम होगा जो उन ट्रांसफार्मरों से कनेक्ट होकर हमारे ग्रिड तक आएगा। और तीसरी होगी स्ट्रीट लाइट सिस्टम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बिल ए पे आते हैं। अब हमने ये देख रहा है कि हमारा जो है क्या क्या है, हमने करना क्या है।
पहले आपने ए निकाला, उसने कहा कि आप जनाब ये लगा रहे हैं पैड माउंटेड इक्विपमेंट। पैड माउंटेड इक्विपमेंट होते क्या है, वो उसमें हम करते क्या है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब भी आपने कोई चीज काम कर रही है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में काम क्या है। तो वो जो काम होगा वो बीओक्यू होगा, ठीक है। अच्छा, लिख रहा है आइटम नंबर A1, प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशंस फॉर फॉलोइंग पैड माउंटेड एचटी स्विचेस एंड दी। नीचे से लिखा है कि आप स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ड्राइंग ये हो, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। और ये जो है उसने बता दी है कि 4-वे टाइप, ये एक टाइप है। 3-वे टाइप, ये हमारे इक्विपमेंट जो लगते हैं ये एक टाइप है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। उसकी 3 बनानी है 4-वे की। इस फाउंडेशन होगी, इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है ईच में, और एक फाउंडेशन के आपको 60,000 रुपए मिलेंगे, और 3-वे की एक बनानी है, ठीक है। फाउंडेशन बनती है उसके, अब आपने अपनी टीम से डिस्कस करना है कि सारा आप ये फाउंडेशन जो है ये कैसे बनाएंगे। क्या आप ये फाउंडेशन पहले बना के रख लेंगे, या ये आप साइड पे मौके पे ही बनाएंगे। क्योंकि 2 तरह की मतलब काम होते हैं, एक होता है कास्ट इन सिचू, एक होता है प्री कास्टिंग। तो ये जो है ये हम कास्ट इन सिचू कर रहे हैं, यानी साइट के ऊपर जाकर उसके मौके पे ही हम फाउंडेशंस बनाते हैं। कुछ होती है जो फाउंडेशन जो है वो हमारी प्री कास्टिंग है, यानी हम उसे बनाते हैं, उसको उसकी हम क्यूरिंग करते हैं, और उसके साथ हम उसके क्यूब्स जो है वो भरते हैं, और फिर उनको 28 दिन उसका वेट करते हैं, और फिर उस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लगाते हैं, और फिर देखते हैं जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है 1500 2000 एसपीआई, सॉरी पीएसआई, तो क्या वो उस पे ब्रेक हो रहा है। अगर अगर क्लाइंट एंड कंसल्टेंट जो होते हैं वो उसको प्रूव करते हैं उसके सैंपल को, तो फिर आप उसको साइट पे मुंतकिल करते हैं। समझ आ गई इतनी? जी सर। ठीक है। तो ये जो फाउंडेशंस है ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये कास्ट इन सिचू है। कास्ट इन सिचू कौन सी फाउंडेशन होती है? जो साइट पे तैयार जो किया। साइट पे तैयार होंगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसने कहा कि 3 जो है वो 4-वे, ये आप ड्राइंग से पता चलेगा 4-वे जो है ये इसकी क्या लेंथ विड्थ हाइट होती है, कितनी कंक्रीट होती है, इसमें कैसा स्टील लगता है, कितनी एक्सीवेशन होती है, कितना टॉप पैड होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो उस वहां से पता चलती है। लेकिन आपको प्लानिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि ये चीजें एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी आइटम 2 है, वो कहता है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, जब मैं शुरू शुरू में था, जब मुझे भी चीजें नहीं थी आती, तो मैं इन चीजों से बड़ा बोर होता था, और मैं समझता था कि ये पता नहीं उन्होंने क्यों लिख दी गई है, लेकिन ये जरूरी होती है, ये आपको समझ आनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल इंजीनियर को पता होना चाहिए ये क्या हो रहा है। सप्लाई का मतलब है आप मंगवाते हैं, इंस्टॉलेशन फिर आप लगाते हैं, और फिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग यानी आप उसको चेक करते हैं कि ये जो स्विच हमने इक्विपमेंट मंगवाए हैं, ये जो वापडा से अप्रूव्ड है, ये चलते हैं जैसे भी जो भी है। तो आपने ये मंगवाने हैं, और 2 मंगवाने भी है और लगाने भी है 4-वे, और 2 जो है वो 3-वे मंगवाने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये हमारे पैड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इनकी फाउंडेशंस है। ऊपर स्विचेस की फाउंडेशन थी, और फिर नीचे ये एक जो होता है इसका एक चार्ट फ्लो है कि इलेक्ट्रिकल के काम में जो होता है सबसे पहले जो होती है ग्रिड से जो भी आती है वो स्विचेस में जाती है। स्विचेस जो है उसको आगे जाके ट्रांसफार्मर में जो है वो भेजते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स है वो उसको डीबीज में भेजते हैं, और डीबीज जो है वो आगे कंज्यूमर्स को यानी घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये इस तरह इसका पैकेज होता है, इसलिए पहले ऊपर आ गए हमारे स्विचेस, फिर ये ट्रांसफार्मर्स आ गए।
उसने बताया कि ये जो हमारी पीएमटीज है ये 630 केवीए की है, 400 की है, 200 की है और 100 की है। ये टोटल जो है 8 लगेगी, 8 बनेगी। फाउंडेशन है, क्या है फाउंडेशन है, तो ये हम 8 बनाएंगे। ये भी कास्ट इन सिचु होगी, यानी मौके में बनेगी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाती है ये वाली। उनके ऊपर जो है, जब ये फाउंडेशन बन जाएगी तो उनके ऊपर जाहिर है उनका ट्रांसफार्मर आएगी। और ट्रांसफार्मर्स कौन कौन से होंगे, ये जो सारे कट लिख दिए, उसका मतलब है कि सबकी फाउंडेशन जो है वो सेम होगी। यानी 630 वाले की भी सेम है और उसके पैसे भी सेम है, सबकी सेम है। यानी 400 वाली जो फाउंडेशन बनेगी उसके भी 85,000 ही मिलेगा, 200 वाली का भी और 100 वाली का। और अब यहाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे आके देखते हैं कि यहाँ तो उसने 8 लगवाई है, लेकिन यहाँ तो वो 3 खरीद रहा है, बाकी 5 किधर जाएगी। तो ये सर पॉइंट कंटिन्यू नहीं है ये, मतलब और यही कितने पॉइंट है सर? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ उसने ट्रांसफार्मर्स की 8 फाउंडेशनें बनाई है और जी सर। मंगवा 3 रहा है, आगे भी नहीं है, सिर्फ यही है। टोटल 3 ही है यहाँ पे, ये और चीज है, ये ट्रांसफार्मर। वो आ गया और आइटम नंबर चेंज हो हम्म, आइडिया है। क्योंकि उसके पास स्टोर में पड़ी हुई है ना, ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये उसके पास 5 और 2 7 पड़ी हुई है। ठीक है, 5 इसमें से लगाएगा और 3 वो लगाएगा 8। अभी इसमें से 2 और ज्यादा है, तो इसका मतलब है 100 kb। उनके पास जो है फाउंडेशंस भी 2 और पड़ी होगी। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये अभी आज हम सिर्फ बिल ए जो है वो डिस्कस करेंगे और उसका ही प्लान करेंगे। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम। ये A5 में लिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी फाउंडेशन फॉर एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वो कह रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो लगाते हैं, जो कि बिजली की सप्लाई का काम करते हैं घरों में, वो 210 लगाएंगे। उसकी 210 फाउंडेशन बनेगी और फिर उसके ऊपर 210 जो है सर्विस बॉक्सेस रखी जाएगी। अच्छा। अब उसके बाद आ गया है अर्थिंग सिस्टम। ये जो 93 अर्थिंग सिस्टम जो है ये लगाई जाएगी, कहाँ लगाई जाएगी? 3 वे 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये स्विचेस और ट्रांसफार्मर्स में लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके। अभी ये बता दो कि 1 बाय 1 चल रहा है कि सारे इस बीओ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? क्या कहते हो आप, पहले बीओ सारा डिस्कस कर ले फिर इसका प्लान करें कि 1 बाय 1 करें? वन बाय सर वन। 1 by 1। 1 बाय 1 करते हैं। अब ये जो हमारा है बिल ए, अब हम इसको प्राइमा पे लेके जाते हैं। अब हमने इस पर देख रहा है कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, जी। तो मैं प्राइमा पे आता हूँ।
आपको स्क्रीन नजर आ रही है प्राइमरी? जी सर, जी आ सर। रही है। ठीक है। अब आप यहाँ आए ईपीएस में और यहाँ से प्रोजेक्ट्स में आए और आप यहाँ एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिए, DHA फेज 8 बैलेंस वर्क, यहाँ लिख दीजिए फेज 2। ठीक है। अब इसमें आप एक प्रोजेक्ट ऐड करें। अब हम देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, अब देखेंगे इसका क्या नाम है। सबसे ऊपर इसका नाम लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस अंडरग्राउंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स अलॉन्ग विद स्ट्रीट लाइट सिस्टम। तो हम इसका प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे सबसे पहले। इशू आ रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्ट कोड कुछ भी लिखे नजर आ रहा है? जी जी सर, सर। आ रहे हैं। बैलेंस वर्क, यहाँ आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस वर्क अंडरग्राउंड external electrification works along with street lights। ठीक है, जो भी आपने सारा पूरा लिखना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि इसकी टाइमलाइन क्या है। तो टाइमलाइन के लिए हम देखते हैं इसके वर्क ऑर्डर। यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट 27 अप्रैल 2022 और डेट ऑफ कंप्लीशन है 26 अप्रैल 2023। तो हम यहाँ आ जाएंगे वगैरह में। तो यहाँ हम डेट सेट करेंगे 27 अप्रैल। फिनिश डेट अभी नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर भी नहीं देंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी इसको अभी कैलेंडर असाइन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, कैलेंडर्स में जाएंगे, अहमद XYZ है, हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, बैलेंस वर्क अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, जो भी है। ठीक है, इसका नाम ये रख लेते हैं और हम चेक करते हैं क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये वर्क डे, ये जो है ये नॉन वर्क डे है, ये वर्क डे है और ये संडे जो है नॉन वर्क डे है। यानी हम जो वीक में 6 डेज काम करते हैं, संडे पे छुट्टी करते हैं, तो डेली जो है 8 घंटे काम करते हैं। और इसी तरह हम ये देख लेंगे 8 और ये जो है ये गलत है, ये 48 होगा, ये 208 होगा और इसका हम चेक कर लेते हैं 208 मल्टीप्लाइड बाई 12।
2496 होगा, 2496। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम पीछे से आते हैं अप्रैल से ना, मई, मई में छुट्टी या कब मई की थी जो संडे में आ गई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर 5 सितंबर की छुट्टी है तो आप उसे नवंबर कर लीजिए, नवंबर दिसंबर, 9 नवंबर की अगर छुट्टी है तो आप उसे नवंबर कर लेंगे। आप ये चीजें अपनी मैनेजमेंट के साथ डिसाइड करेंगे कि आपके वर्क डेज और हॉलीडेज कौन से हैं, ठीक है। जी सर। और जनवरी में आ गए, फरवरी में आ गए, ठीक है, 23 मार्च की छुट्टी है, अप्रैल में आ गए, ओके हो गया। अब आपका ये कैलेंडर जो है ये सेट हो गया है और आपने चेक कर लेना है नीचे कि वही है। हाँ जी वही है आपका कैलेंडर। अब आपने राइट क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया। अब सबसे पहले आपने अपना WBS स्ट्रक्चर बना लेना है। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको कुछ फेजेस बताए थे, कौन कौन से फेजेस थे? सर सर इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। जो इनिशिएशन होती है स्टेज, वो एक्चुअली होती है, अब हम यहाँ WBS जब बनाते हैं प्रोजेक्ट, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट माइलस्टोन। एक ये स्टेज होती है, ये इनिशिएशन स्टेज होती है। एक स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन। फिर हम एक स्टेज ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं इंजर। अभी मैं आपको ये बात बाय बात बताऊंगा कि इनका पर्पस क्या होता है। फिर हम ऐड करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम उनका स्ट्रक्चर ऐसे ही रखते हैं। प्रोक्योरमेंट, ये प्रोक्योरमेंट क्या है? ये प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल क्या है। फिर उसके बाद जो हम एक स्टेज रखते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। या एग्जीक्यूशन कह ले या कंस्ट्रक्शन कह ले, जो भी आपको इजी लगे। उसके बाद जो होता है हमारा फेज होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। और उसके बाद हमारा जो लास्ट फेज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट क्लोज आउट, ठीक है। इसको F5 दबा लेंगे यस सर। तो ये सेम पेज पे आ जाएगी। ओके हो गया। अब जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स होते हैं वो होते हैं दो। एक होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट, एक होता है प्रोजेक्ट फिनिश। इसे आप कह सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्लैश प्रोजेक्ट स्टार्ट। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिविटीज जो होती है, ये एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटीज की कुछ टाइप्स होती है। ये लिखा हुआ है एक्टिविटी टाइप। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये टाइप्स है। ये ऊपर आ रही है पहले शुरू करते हैं यहाँ से, फिनिश माइलस्टोन। फिनिश माइलस्टोन वो माइलस्टोन होता है जो हमारा एंड वाला, यानी इस पे जिस डेट को प्रोजेक्ट क्लोज होता है वो माइलस्टोन होता है। यानी क्लोजिंग डेट, जैसे हमारी यहाँ क्लोजिंग डेट है 26 अप्रैल 2023,
ठीक है, अभी मैं आपके सामने ये यूज भी करूंगा। दूसरा है लेवल ऑफ एफर्ट। लेवल ऑफ एफर्ट बोलते हैं कि अगर आपकी कुछ एक्टिविटीज चल रही है, लेट्स सपोज आपकी एक जगह पे कंक्रीट हो रही है और दूसरी जगह पे आपको भी आपने कोई एक्टिविटी करनी है, तो जिस दिन आपकी कंप्लीट हो रही है और जिस दिन आपकी फिनिश हो रही है, वो ही दूसरी एक्टिविटी की मतलब कि स्टार्ट फिनिश डेट है। यदि आपने वहां मतलब लेट्स सपोज आपने कोई विंडो लगा दी है, तो आप कहते हैं इस दिन मैं जो है कंक्रीट भी करूंगा छत की, तो साथ में ना यहाँ साथ वाले रूम में ना हम विंडोज भी लगाएंगे, 4 विंडोज लगाएंगे। तो आप चाहते हैं जो उसकी स्टार्ट फिनिश डेट है वो ही उस एक्टिविटी की आ जाए, तो आप उस एक्टिविटी का लिंक कंक्रीट के स्टार्ट फिनिश से लगाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो वो उसी की डेट उठा लेता है, वो होती है लेवल ऑफ एफर्ट। जो रिसोर्स डिपेंडेंट होती है, यदि रिसोर्स मतलब आपके पास रिसोर्स होते हैं मटेरियल, मैन पावर और मशीनरी। तो अगर आपको पता है कि आपको महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सीवेटर अवेलेबल है, ये 2 दिन ग्रेडर अवेलेबल है, तो फिर आप उसके हिसाब से प्लान करते हो। वो एक्टिविटी रिसोर्स डिपेंडेंट होती है। स्टार्ट माइलस्टोन जो होता है वो होता है आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट। यदि आपने जब प्रोजेक्ट बनाया और आपने डेट दी 27 अप्रैल, तो आपने उसे कहा कि ये हमारी स्टार्ट डेट है, तो आपने उस एक्टिविटी को बताना भी है कि ये स्टार्ट माइलस्टोन है। अब क्योंकि मैंने वो एक्टिविटी ऐड कर दी है, तो मैं प्राइमरी को बताऊंगा कि ये मेरी स्टार्ट एक्टिविटी है, तो इसको मैं स्टार्ट माइलस्टोन कर दूंगा। जब आप इसको स्टार्ट माइलस्टोन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये एक बन जाएगा, माइलस्टोन की तरह की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है टास्क डिपेंडेंट। टास्क डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के डिपेंडेंट। यदि एक टास्क होगा तो ये एक्टिविटी दूसरे टास्क की डिपेंडेंट है। यदि पहला होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा। यदि इंटरलिंक है। और WPS समरी इसकी वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक आपको बताना चाहिए। अब ये दूसरी जो हमारे प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन होते हैं, ये शुरू में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली डेवलप जो है वो इसके दरमियान है। और भी इसके पर्पज होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्लैश प्रोजेक्ट फिनिश। आप कोई एक नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मोबिलाइजेशन क्या होती है? ये भी एक इनिशिएशन प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं ना इनिशिएट कर रहे हैं, तो ये उसका ही एक हिस्सा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। इसमें हम नॉर्मली बताते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन पावर। ये इनडायरेक्ट मैन पावर क्या होती है, किसी को पता है? मोबिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट मैन पावर। सर इनडायरेक्ट मैन पावर मशीनरी के लिए यूज करते नहीं, सर जो उसको बैकग्राउंड पे हैंडल कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को। हाँ, जो मतलब कि डायरेक्टली साइड पे तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो ऑफिस में काम करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे हमारे प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, जैसे QS डिपार्टमेंट होता है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस होता है। तो वो डायरेक्ट मैन पावर जो लेबर मैनेजर होती है, ये साइट इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको वो मॉनिटर भी करती है, उनको मैनेज भी करती है। तो ये इनडायरेक्ट मैन पावर होती है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पे इनडायरेक्ट मैन पावर जो हायर करते हैं, वो हमें एस्टिमेट करती है कि हमने प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चाहिए।
डायरेक्ट मैन पावर में से कौन सा कम चाहिए, ठीक है। जी सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट लैब एंड ऑफिस, ये 4 चीजें हम नॉर्मली यूज करते हैं मोबिलाइजेशन में। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में हम इस तरह इसको प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इंजीनियरिंग है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसने लिखा, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी अगर सेशन खत्म हो जाएगा 1 मिनट तक, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे इसे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। ये मैंने आपके सामने एक्सेप्टेंस लेटर खोला है। यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, प्लीज आल्सो अरेंज टू सप्लाई सैंपल्स ऑफ मटेरियल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्क फॉर अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर विद इन द पीरियड ऑफ 10 days so that no dispute difference of opinion arises during execution। उसका मतलब है कि जो चीजें आपने लगानी है, जिस ब्रांड की लगानी है, उसके आप हमें सैंपल भेज दें, ताकि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब आप वो चीजें ले आए, हमसे अप्रूव करवा ले, अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर, तो बाद में ये ना हो कि एग्जीक्यूशन के टाइम आप लगाए हमें बताए बगैर और